ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद अब पार्चिन और पिकेक्स माउंटेन में फिर हलचल दिखाई दे रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान वार्ता के साथ साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी आगे वो बढ़ा रहा है, और अगर अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटे नजर रख रही हैं तो फिर ये गतिविधियां कैसे हो रही हैं, देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आइए अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हलचल दिखाई दी है। सबसे पहले पार्चिन का तालेकान 2 परिसर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि यहाँ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बंकर बस्टर बमों से हुए गड्ढों को ढकने की कोशिश हो रही है। यहाँ तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब देखिए पार्चिन की ये क्लोज सैटेलाइट तस्वीरें। ये कंक्रीट मिक्सचर और दूसरी मशीनें दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल बमबारी से हुए नुकसान की मरम्मत और गड्ढों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जा सकता है। और अब पिकेक्स माउंटेन, ये ईरान का सबसे संवेदनशील भूमिगत परमाणु परिसर माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार पर वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई है। ये गतिविधियां अब ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या इस परिसर के भीतर फिर से काम शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों का निरीक्षण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं करने दिया जाएगा। यानी इन ठिकानों तक बाहरी दुनिया की पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 अब अपनी कानूनी वैधता खो चुका है। ये वो प्रस्ताव था जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए मजबूर करता था। जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि अमेरिकी सैटेलाइट्स 24 घंटे ईरान के हर परमाणु और सैन्य ठिकाने पर पैनी नजर रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही थी तो फिर ये गतिविधियां कैसे होती रहीं। ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देने के लिए मैश स्क्रीन यानी एक जालीदार कवच का इस्तेमाल किया। हर गतिविधि बहुत सावधानी से इस मैश स्क्रीन के नीचे या सुरंगों के अंदर ही की गई और सैटेलाइट सुरंगों के अंदर नहीं देख पाए। सैटेलाइट में भारी मशीनरी की जगह सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही दिखाई दी ताकि गतिविधियां ज्यादा ध्यान न खींचे। हमले के बाद बने गड्ढों को तेजी से भरने और मरम्मत का काम करने के लिए खास तरह के पहले से तैयार कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जो बहुत तेजी से पक्का हो जाता है। पिकेक्स माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाकों में बने भूमिगत परिसर स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा और आड़ देते हैं। ईरान ने सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर बहुत कम और बहुत सावधानी से काम किया जिससे सैटेलाइट को ज्यादा सबूत न मिले। यहाँ अमेरिकी सैटेलाइट्स सिर्फ सुरंग के मुहाने पर गाड़ियों का आना जाना देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ के सीने को चीरकर अंदर क्या परमाणु खेल चल रहा है इसका कोई भी विजुअल डेटा अमेरिका हासिल नहीं कर पाता। एक तरफ युद्ध की खुली धमकी तो दूसरी तरफ कूटनीति का चक्रव्यूह और आर्थिक प्रतिबंधों की घेराबंदी। आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या कूटनीति के बहाने ईरान को घुटनों पर लाने का ये दांव सही साबित होगा, या फिर कूटनीति के इस खतरनाक खेल में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये दांव उल्टा पड़ा तो चिंगारी सिर्फ तेहरान तक नहीं रहेगी बल्कि संपूर्ण अरब को बैलिस्टिक अग्नि की लपटों में झोंक देगी। कूटनीति की आड़ में खेला जा रहा ये खेल क्या अरब जगत को बैलिस्टिक मिसाइलों के शमशान में बदल देगा? इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि अमेरिका ने MOU पर साइन होते ही एक झटके में ईरान पर लगे 47 साल पुराने ऐतिहासिक प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लेकिन जैसे ही हालात बदले फिर अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का तेल बिक्री लाइसेंस रद्द करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी ट्रेजरी महकमे के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने ईरानी फाइनेंसर अली अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अली अंसारी को ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का प्रमुख फाइनेंसर बताया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक अली अंसारी संपत्तियों के एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क को संभालते हैं जिससे ईरान के नेता मुश्तबा खामनेई और ईरानी सरकार के कई प्रभावशाली लोगों को फायदा होता है। अनुमान के मुताबिक करीब $138 मिलियन की संपत्ति होने का अनुमान है। ये नेटवर्क तेहरान से लेकर दुबई, फ्रैंकफर्ट और लंदन तक फैला है।
और इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में ईरान के फाइनेंशियल फैसिलिटेटर अली अंसारी हैं। अमेरिका का आरोप है कि अली अंसारी मुश्तबा और IRGC के सबसे बड़े आर्थिक मददगार हैं। अली अंसारी पर ईरान के ईरानी धन को बड़े पैमाने पर हेरा फेरी करने, विदेशों में रियल एस्टेट और कमर्शियल संपत्तियों का नेटवर्क बनाने का आरोप है। अमेरिका से पहले भी ब्रिटेन अली अंसारी पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मोहम्मद दरबानी एंड पार्टनर्स, लवासानी एंड पार्टनर्स और मोहसिन खंदन एंड पार्टनर्स पर बैन लगाया है। ये तीनों एक्सचेंज हाउस ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क के मुख्य स्तंभ थे। एक्सचेंज हाउस के अलावा पैसे के लेन देन को छिपाने वाली फर्जी कंपनियों पर भी बैन लगाया गया है। ईरान के केंद्रीय बैंक पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली जैसे स्विफ्ट से बाहर है। प्रतिबंध लगने से ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से डॉलर और बाकी करेंसी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जब देश में विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत होगी तो ईरानी मुद्रा की कीमत और ज्यादा गिरेगी, जिससे देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। अली अंसारी का नेटवर्क अहम रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के लिए काम कर रहा था। हेरा फेरी करके जो अरबों डॉलर यूरोप, UK और UAE के रियल एस्टेट में निवेश किए गए थे वो अब फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रभावशाली वर्ग और सेना के पास नकदी की भारी कमी हो जाएगी। ये प्रतिबंध ईरान के किसी एक शिपमेंट या तेल के सौदे पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी पर हमला है जिसके जरिए ईरान पैसे ट्रांसफर करता था। ये एक्सचेंज हाउस हर साल अरबों डॉलर का हेर फेर कर ईरान के प्रतिबंधित बैंकों का पैसा छिपाकर विदेशों में भेजते थे। इनके ब्लॉक होने से ईरान का वो गुप्त रास्ता बंद हो गया है जिससे वो दुनिया की नजरों से बचकर व्यापार करता था। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इजरायल को इस जवाबी कार्रवाई में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ IRGC के कई अधिकारी ईरानी रेलवे ब्रिज पर हमलों के जवाब में हाइफा पर हमले की वकालत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजरायल की मदद मांगेगा तो इजरायल अमेरिका का साथ जरूर देगा। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर दोबारा हमले करेगा। रूस के तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। जेलेंस्की के ड्रोन्स ने रूस की तेल रिफाइनरी और पुतिन के शैडो फ्लीट के जहाजों को आग के हवाले कर दिया है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक धुआं ही धुआं है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। हालात ऐसे हैं, पुतिन अपनी सुरक्षा परिषद के साथ आपात बैठक करने को मजबूर हो गए हैं, जिससे हमले रोकने का प्लान बनाया जा सके। जेलेंस्की रूस की तेल अर्थव्यवस्था को तबाह कर जीत का मार्ग तैयार करने की कोशिश में है, तो रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की राजधानी को राख बनाने का प्रण ले लिया है। और बीती रात रूस ने एक बार फिर कीव पर हमला किया। दावा है कि महज 20 मिनट में पुतिन ने कीव पर 12 मिसाइलें दागी। रूसी हमलों से कीव में कितनी तबाही मची, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने महज 20 मिनट में यूक्रेन पर 12 मिसाइलें दागी। इसमें 6 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, 4 KH-59 क्रूज मिसाइल और 2 KH-31 क्रूज मिसाइल शामिल थी। यूक्रेन अब रूस की अहम हथियार फैक्ट्री तक पहुंचने और हमला करने की तैयारी में है। दावा है कि जेलेंस्की के अगले निशाने पर रूस के सबसे आधुनिक स्टिल्थ फाइटर सुखोई 57 का कारखाना है। पुतिन ने इस इकलौते प्लांट को किले में बदलना शुरू कर दिया है। इस फैक्ट्री पर खतरा रूस के लिए इतना बड़ा क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। इस फैक्ट्री का नाम है कॉम्सोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट। यूक्रेन के हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने इस पूरे परिसर की सुरक्षा दीवार बहुत मजबूत कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि पूरे रूस में Su-57 की फाइनल असेंबली करने वाली सिर्फ एक ही मुख्य फैक्ट्री है। यही Su-57 के साथ साथ Su-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों का भी निर्माण होता है। रूस के 103 अलग अलग कारखानों से Su-57 और Su-35 के कल पुर्जे यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पूरा लड़ाकू विमान तैयार करने का काम इसी एविएशन प्लांट में होता है।